This call is now being recorded. बेटा अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 2025 फरवरी मार्च वेरिएंट 22। पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से है। क्लोरीन फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड्स with phosphorus, PCl3 and PCl5. Find oxidation number of phosphorus, find oxidation number of chlorine. बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिए जाएं। तो मेरा बेटा इसके अंदर ऐसा लग रहा है फॉस्फोरस +3 है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है क्लोरीन -1 है। इसके अंदर लग रहा है ऐसे क्लोरीन जैसे +5 है, इसके अंदर क्लोरीन -1 है। तो फॉस्फोरस के दो ऑक्सीडेशन नंबर आ गए, +3 और +5, और वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द एम्प्टी d ऑर्बिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिख रहा है। ये डायनेमिक कलर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि क्लोज सिस्टम है। रिएक्शन 1 आपको दिख रहा है, डेल्टा H की वैल्यू दिख रही है। आपसे पूछ रहा है डिड्यूस 2 कंडीशंस दैट फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ PCl5 इन रिएक्शन 1। आपको कुछ ऐसा करना है कि PCl5 ज़्यादा बने। आप देख सकते हैं कि ये माइनस है, माइनस का मतलब है ये एक्सोथर्मिक है। तो फॉरवर्ड इज एक्सो, बैकवर्ड इज एंडो। आपको प्रोडक्शन बनानी है PCl5 की। तो बताइए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर इंक्रीज करेंगे तो फेवर एंडो यानी बैकवर्ड, तो यील्ड कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, मोर प्रोडक्ट। डिक्रीजेस टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर। प्रेशर। जी बेटा बोलें। और इन प्रेशर इंक्रीज कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स कम है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट में सॉलिड है, रिएक्टेंट में एक लिक्विड है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, कोई और अच्छा आंसर देखते हैं, कुछ और अच्छा आंसर सोचते हैं। कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, अगर आप कंसंट्रेशन आप किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं बेटा? PCl3 की। अगर आप PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो PCl5 पे इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। increase the concentration of PCl3। सर इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं हो सकता? समीत, कैटलिस्ट तो उसके अंदर कोई डाला ही नहीं है इन्होंने। और कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ता है, यील्ड नहीं बढ़ती है, प्रोडक्शन नहीं होती बेटा। है ये सही है। मेरी बात समझ लो। अगर आप कैटलिस्ट कभी भी डालेंगे ना बेटा, कैटलिस्ट से यील्ड नहीं बढ़ेगी ना, कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है हमेशा। कि कितनी जल्दी वो प्रोड्यूस हो रहा है वो बढ़ेगा। हाँ वो बनेगा, लेकिन ये कि यील्ड नहीं बढ़ेगी आगे प्रोडक्शन की। अच्छा, एक और तरीका कार हो सकता है जिसमें आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी नहीं पड़ेगी, ठीक है, और वो ये तरीका होगा, रिमूव PCl5।
बेटा जैसे ही PCl5 बने इसको आप रिमूव करें, क्या कहते हैं आप, ऐसा हो सकता है ना बेटा? यानी decrease the concentration of PCl5. हाँ, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा रिमूव, रिमूव PCl5 फ्रॉम द सिस्टम बोल सकते हैं। हाँ, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा ये हो सकता है रिमूव PCl5 from the mixture gradually। तो मैं होता तो PCl5 को रिमूव करने वाला ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट आपकी। चलिए जी, अगला है द थर्ड कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन W। ऊपर आपको PCl3 PCl5 दिया हुआ था, एक और है W। इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है MR है बिटवीन दैट ऑफ PCl3 एंड PCl5। आपको बताना है, अच्छा इसमें कह रहा है कंपाउंड कंटेन 69.6%, 69.6% बाय मास ऑफ क्लोरीन। आपको परसेंटेज दे दिया है इसने क्लोरीन का, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो बताइए क्या, जब आपको क्लोरीन की परसेंटेज दे दी है तो क्या आप फास्फोरस निकाल सकते हैं बेटे? जी सर, 100 से माइनस माइनस करके निकाल सकते हैं बेटा है। तो यहां लिखेंगे आप फास्फोरस, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस 100 माइनस 69.6 कितना आ जाएगा बेटा? 30.4। 30.4, 30.4। अच्छा जी, अब आपने ये निकाल लिया 30.4%। तो यहाँ फास्फोरस लिखेंगे, यहाँ क्लोरीन लिख लेंगे। बताइए क्या इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे इसका? जी सर। जी सर। निकाल लेंगे बेटे, बिल्कुल सही कह रही हैं, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए फास्फोरस कितना लिखूं यहाँ? 60, क्लोरीन लिखूंगा 30, 30.4। क्लोरीन है आपके पास 69.6 डिवाइडेड बाय 35.5। जी बेटा, 69.6% ये और 30.4 ये। बताइए इसका AR कितना है बेटा? 30.9। 30.9। और क्लोरीन का कितना है बेटा? 35.5। निकालना बेटा इसका कितना आ रहा है? सर पहले वाली 0.98। 0.98, ठीक है बेटा। और सर इसका 1 आ रहा है पहले का। 1.96। बेटा जरा इसका निकाल 1.90। 1.96 सेकंड वाले का है, 1.96 क्लोरीन का। 96 क्लोरीन का आ रहा है। और पहले वाले का आपने क्या बोला? पहले वाले का 1 आ रहा है। 1 आ नहीं सकता बेटा, 30.4 डिवाइड बाय 30.9 है। सर 0.9। सर पीरियोडिक टेबल में मास 30.1 है। 30.1 है, अच्छा 30.1 है। फिर क्या आएगा बेटा? 31.0 है। जी 31.0 है। 31.0 है, 31.0 हो गया। अब बोलो बेटा क्या आएगा डिवाइड करने से? 0.98। 0.998। 0.98, 0.98 आ गया। अच्छा जी, अब ये दोनों को 0.98 से डिवाइड कर देंगे। बोलो मेरा बेटा क्या आ जाएगा इधर? 1:2। 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया
PCl2। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? Yes. जी सर। अच्छा जी, अब आपने लिखा PCl2। अब आप बताएं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे जबकि आपके पास ना MR है ना कुछ है। लेकिन एक स्टेटमेंट आपको दी हुई है इसने कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बिटवीन है PCl3 और PCl5। सर तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। हम मल्टीप्लाई बाय 2 सर क्यों उन करेंगे दोनों बेटा? का हाँ बेटा बोलो। सर पहले उन दोनों का MR नहीं निकालेंगे, हम उन दोनों का MR निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला को डिवाइड कर देंगे फार्मूला मास से, अगर वो फार्मूला को हम एम्पिरिकल से डिवाइड करेंगे। अगर हम इन दोनों का MR निकालते हैं PCl3 PCl5 का, और उसमें कह रहा है बिटवीन है, तो बेटा MR ऑफ PCl3 सर मैंने इसको 137 एवरेज निकाल ली है ना, क्या कह रहे हो बेटा? हम दोनों का MR निकाल के एवरेज भी तो निकाल सकते हैं, तो बीच का आ जाएगा। बेटा वही कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। बताइए इसका MR कितना आएगा PCl3 का? 137.5। 137.4। फिर आप बताएंगे MR ऑफ PCl5 208.4। 208.4। ऐसा ही है बेटे, निकालें इसका टोटल बेटा। $172.9। वन बेटा इसको टोटल ऐड करिए, कितना आ रहा है? सर 345.8। 345.8। अब आप इसको 2 से डिवाइड करके बताएं क्या आएगा? सर 395.8 आ रहा है। 2 से डिवाइड करके 172.9। 172.9। 172.9 आ गया इसका MR। बेटा अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालने यहाँ पे। PCl2 का इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालें बेटे। 102। चलो बेटा अगले इसमें निकालेंगे हम N इज इक्वल टू 172.9 डिवाइडेड बाय 102। 102। 1.69 आ रहा है, तो 2 कर देंगे। 1.69 यानी कि 2 आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा PCl2 की 2, तो P2Cl4। इसका आंसर आ जाएगा P2Cl4। अगर आप में से कहीं पे भी मिस्टेक हुई है मॉलिक्यूलर मास की तो वो आप रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। बेटा जरा चेक कर लेना कैलकुलेशन सारी सही है। जी सर सही है। क्या इन दोनों को प्लस करने से 395 आ रहा है? 345 आ रहा है। यस सर। 345 आ रहा है। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 172.9 आ रहा है। सर 172.9 ही आ रहा है। ठीक है जी, बाकी सारी कैलकुलेशन आपके सामने ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, W इज अ लिक्विड at room temperature and pressure. It reacts vigorously with water to form an acidic solution. Suggest the structure and bonding in W. Explain your answer. बताइए W is a liquid. W लिक्विड आपको मालूम, इसने बताया रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और पानी के साथ सिंपल होगा। पानी के साथ ना ये तेजी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बताइए रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट तो कोवेलेंट होगा। तो कोवेलेंट है। कोवेलेंट होगा। तो अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो भाई आपने बता दिया भाई ये कोवेलेंट होगा। ऐसे ही है ना बेटे?
जी सर। तो कोवेलेंट आपने बता दिया मुझको, और बताइए जाइंट है सिंपल है? सिंपल है। सिंपल। सिंपल है। सिंपल है, बता सकते हैं क्यों? क्योंकि अगर जाइंट रूम होता है तो टेम्परेचर वो है। सॉलिड होता है, वो फिर रिएक्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। पर 1 मिनट ऊपर रूम करेंगे। टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है बेटे। ओके। सर अगर आयोनिक बॉन्ड लिक्विड होता है तो रूम क्या, किस टेम्परेचर चीज पे से और पता चलता गैस हमें? बेटा देखो, पहले तो ये लिखा है, इसके अंदर कंडीशन लिखा हुआ है रिएक्ट्स। तो बेटा आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं, कोवेलेंट रिएक्ट करते हैं। तो आपको मालूम चला ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, बिकॉज It reacts with water. इट रिएक्ट्स विद वाटर, विथ वाटर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये लिक्विड है, ऐसी है कि नहीं है? जी। अच्छा जी, और ये लिक्विड भी है आपसे पता चल रहा है। तो बताइए लिक्विड पे ये सिंपल होगा जाइंट होगा? सिंपल होगा। सिंपल मॉलिक्यूलर है ये, क्योंकि सिंपल। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही एज अ लिक्विड बिहेव करता है। जी बेटा, क्योंकि PCl5 जो होता है ना, वो आपको मालूम है कि वो सॉलिड होता है, ऑफ वाइट सॉलिड होता है, जबकि PCl3 फ्यूमिंग लिक्विड होता है। सिंपल मॉलिक्यूलर बिकॉज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा अगला क्वेश्चन है, कोई रिएक्शन इसमें कुछ ऑर्गेनिक भी नजर आ रहा है, और बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं बेटे। बताइए रिएक्शन 1 इसमें हमें कहीं नजर आ रहा है, रिएक्शन 1 कहीं नजर नहीं आ रहा। रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 देखें गौर से आप, रिएक्शन 2 में PCl5 बन रहा है। बताइए PCl5, अभी मैंने आपको बताया कि PCl5 किस तरह का होता है बेटे? फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। वो तो सही है बेटा, मैंने आपसे वाइट, कहा, वाइट आपने सॉलिड कुछ है। वाइट सॉलिड कुछ बोला था फिल्मिंग कुछ। बिल्कुल आपने सही कहा, वाइट सॉलिड होगा। वाइट। वाइट मैंने बोला था आपसे या ऑफ वाइट बोला था? ऑफ वाइट Off-white. बोला था। बोले। ऑफ वाइट या पेल येलो टाइप का सॉलिड होता है। तो पेल येलो सॉलिड, ऑफ वाइट भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखाया वो लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो जब ये जैसे PCl5 बनेगा, आप यही ऑब्जर्व करेंगे ना। और बताइए क्लोरीन का कलर कैसा होता है? येलोइश। ग्रीन येलो गैस होती है। ग्रीनिश येलो। जी जी सर। तो क्या वो डिसअपियर हो जाएगा? ग्रीन येलो गैस डिसअपियर। चलिए PCl5 की शेप पूछ रहा है आपसे। ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय पैटर्न। पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, शेप है इसकी ट्राइगोनल बाय पिरामिड। दो एंगल होंगे, एक 90 डिग्री और एक और 120। 120 डिग्री।
Write an equation for the formation of A in reaction 3. अच्छा जी, P4 प्लस O2। बताइए फॉस्फोरस को जब आप ऑक्सीजन में डालेंगे तो क्या बनेगा? Phosphorus oxide. तो मैंने तो आपको 2 ऑक्सीजन के ऑक्साइड बताए थे, तो बताइए इधर क्या लिखना चाहिए? 5O2 P2O5 P4O10 P4O5 हाँ क्यों P2O5 like that. आपके पास P4 दिया हुआ है आपको, है ना बेटा? P4O10 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 बना दें आप, आपका काम आसान हो जाएगा बेटा। इधर 5 लिखा देंगे, ये P4O10 बन जाएगा। P2O5 भी तो बना सकते हैं ना। जब सीधा सीधा आपको लिखा हुआ है इसने P4, तो P4O10 बना दें, क्या जरूरत है इतना कुछ करने की? जरा आप ये चेक करिएगा, दोनों की स्टेट चेक कर लें। आपके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं कि P2O5 लिक्विड है, या क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है सॉलिड है तो मैंने इसको P4O10 बना दिया। ओके अब कह रहा है नेम बी विच इज फॉर्म इन बोथ रिएक्शन 4 and 5। अब आप देखें PCl5 में पानी डाला है इसने। बताओ बेटा, PCl5 में पानी डालते हैं तो रिएक्शन होता है? सर HCl बोलो बेटा, PCl5 में जब पानी डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? जी सर जी HCl सर। एसिडिक सॉल्यूशन बनता है शायद। सर पोकल 3 वगैरह बनता है ना। आइए देख लेते हैं PCl5 में जब पानी डालते हैं। इतनी सारी मैंने इक्वेशन लिखवाई हैं आपको, मोर देन 300। H3PO4 प्लस HCl। हाँ बोले बेटा। सर ये इनऑर्गेनिक है। हाँ ये इनऑर्गेनिक का है ना बेटे। आइए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर आप देखें ये 5 पीरियोडिसिटी का है सवाल है। इनऑर्गेनिक का है बेटे। तो अब आप देखें ये आपके पास हो गया PCl5, आपने इसमें डाला, आपने H3PO4 बना दिया आपने, और पोकल 3 भी बना सकते हैं आप, ये 3 हो गए। तो अब आपके पास फॉस्फोरस बैलेंस है, पानी क्लोरीन 5 हैं, 3 4 और यहाँ बना दें आप 2। एक चीज ये बन जाएगा आपके पास। कैसे? अच्छा, अगर आप पोकल 3 ना बनाएं और यहाँ 5 क्लोरीन कर दें, 5 क्लोरीन कर दें, तो राइट पे 5 क्लोरीन है, लेफ्ट पे 5 क्लोरीन है। इधर आपके पास 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 लगा दें। चेक करिए बैलेंस है। बोलो बेटा, ये बैलेंस है? नहीं सर। बैलेंस है। अच्छा जी, अगर आप P4 के अंदर, अच्छा आपने ए क्या बनाया था? P4O10। P4O10 इसके अंदर आप पानी डालेंगे तो क्या बनेगा बेटे? भैया कल पेपर है आपका। H3PO4 बनेगा। P4H3PO4 बनेगा। इसको बैलेंस करते हैं। देखें राइट पे फॉस्फोरस 4 हैं, तो लेफ्ट पे 4 फॉस्फोरस है, राइट पे 4 फॉस्फोरस की। अब 12 हाइड्रोजन हो गए। 12 हाइड्रोजन हो गए ना बेटा? 6 आ जाएंगे ना, 6 6 6 आ जाएगा। आएंगे ना। तो बताइए एक ही आंसर बनता है, वो क्या बनता है बोले? H3PO4. H3PO4 H3PO4
बताइए H3PO4 फॉस्फोरिक होगा, और अगर 3 होता है तो रस होता है, तो इसका क्या नाम हुआ बेटा? Phosphoric. फॉस्फोरिक एसिड। अगर H3PO3 होता तो रस होता। ये है फॉस्फोरिक एसिड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C। अब आपको बताना है, याद मैंने आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि कौन होता है OH का दुश्मन? सोडियम सर सोडियम और हाइड्रोक्साइड और ऐसा नहीं मैंने हो कहा था सोडियम क्लोरीन और फास्फोरस। ये देखें, अगर हम इसके अंदर डाल दें, क्या डाला हुआ है इसने? PCl5। तो मेरा बच्चा OH की जगह Cl लग जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl Cl आ जाएगा। OH की जगह Cl आ जाएगा। तो बताइए इसमें जो है वो C का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? OH वाला। OH वाला। बेटा ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, मैंने आपको कराया था ना, अल्कोहल में कराया था ना बेटा? बोले बेटा, मैंने आपको अल्कोहल के अंदर 3-4 क्लोरीनेटिंग जी एजेंट सर, कराए थे। जी, जी। एक फास्फोरस प्लस क्लोरीन, एक मैंने आपको कराया था SOCl2, एक कराया था PCl5, एक कराया था PCl3। जी याद सर, आ रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेकिंग में आपने कराया था। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेकिंग में मैंने कराया था, तो यही बनना है। सर इसके अलावा POCl3 और HCl बनेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसके अलावा पोकल 3 और मैंने आपको बोला था HCl बनेगा, तभी 5 क्लोरीन बैलेंस होंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ हमें बैलेंस नहीं करना, हमें खाली C का स्ट्रक्चर बनाना था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी आपको। अब C पार्ट है 1,2-डाइक्लोरोइथेन react with sodium hydroxide to produce an unsaturated compound। तो बेटा डेफिनेटली अल्कीन बन रहा होगा ना? जी सर। तो बताएं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस होगा या अल्कोहल के साथ डाला होगा? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ डाला होगा, ठीक है बेटा। अल्कोहल के साथ अल्कोहल के साथ डाला। बताइए अनसैचुरेटेड मीन क्या मतलब? Double bond. अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड। सर कंडीशन क्या बेटा? के नीचे वाले का यही होगा ना एथेनॉल के साथ? हाँ बेटा, वही चीज कंडीशन है। कंपाउंड containing carbon carbon double bond goes unsaturated। State the condition for reaction 7। आपने खुद ही बता दिया, मैंने आपसे पूछा था। बिल्कुल बेटा, इथेनॉल सॉल्वेंट Heat under reflux. हीट अंडर रिफ्लक्स। जब भी अल्कोहल आएगा हीट अंडर रिफ्लक्स। अब आपके पास कंपाउंड डी है और उसका आपके पास जो आ रहा है कंपाउंड डी है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन ओनली लिखा हुआ है। कौन सा एलिमेंट है? कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन ओनली। अब आपसे कह रहा है कि भाई रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ पीक 1, ये पीक है, 2 पीक है, पीक 1 और पीक 2। एक आ रहा है 60, एक आ रहा है 64 पे, ये आ रहा है 64 पे। बताइए 64 पे आ रहा है या 62 पे आ रहा है? 62 पे आ रहा है सर। 62 है वो। 62 पे आ रहा है, क्योंकि एक मार्क का फर्क है। क्योंकि किसका फर्क आ रहा है? एक मार्क का फर्क आ रहा है। तो
तो ये 62 आ जाएगा बेटे। आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पीक 1। बताइए बेटा, ये तो बच्चों वाली बात हो गई है, कितने क्लोरीन नजर आ रहे हैं इसके अंदर, पता नहीं है कितने क्लोरीन है, लेकिन आपको रेशो पता चल रहा है। बताइए 1 की हाइट कितनी 100 है यस सर। जी। और 2 की हाइट तकरीबन कितनी दिख रही है बेटा? 35 35 35 35 दिख रही है आपको। 35 से थोड़ी कम है, ठीक है। सर ये तो 30 नहीं होगी, 20 25 30 इन्हें 30 कर 32 लें। समथिंग होगी। सर 30 है 33 वो। 30 से थोड़ी सी ज्यादा है, गौर से देखिए आप। 33 मैंने 33 रख दी है इसकी, ओके सर 33 रख लें। 33 रख लेते हैं, ठीक है। अब आप 33 से इसको डिवाइड कर दें। 3:1 किसकी आती है बेटा? क्लोरीन की। क्लोरीन की आ रही है। तो बताइए इसकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पीक 1, तो पीक 1 की आ रही है रिलेटिव अबंडेंस, अगर हम लिखते हैं वो 100% M प्लस है। पीक 1, 100 तो नहीं लग रहा। पीक 2 जो है वो तकरीबन आ रहा है 33%। सर पीक 1 M प्लस पीक है ना? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। पीक 1 M प्लस पीक है ना? पीक 1 जो है वो आपकी 60 पे आ गई है ना, और सबसे स्टेबल आइन है ये, हम्म। सबसे स्टेबल आइन है। तो हमने लिखा ये 100% आ गई है और दूसरी वाली 33% आ गई है, तो डेफिनेटली ड्यू टू 1 क्लोरीन आई है। सर लेकिन इसमें तो उसने सिर्फ अबंडेंस के बारे में पूछा है। एक्सप्लेन द रिलेटिव अबंडेंस पूछा है। मतलब कंपेयर करना है अबंडेंस कितनी है उस चीज की और उसकी मैंने relative उसका रेशो भी बता दिया, मैंने आप उसका रेशो भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि अगर ये M प्लस है तो ये M+2 पी के, ये भी बता दिया। इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको। खाली उसने कहा था वाई एक्सिस के बारे में बताओ और एक्सप्लेन कर दो, मैंने सब चीज़ें बता दी 1 मार्क के लिए। सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डी, सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डी। ऊपर कहीं कंपाउंड डी के बारे में कुछ नहीं है, ऊपर आप देख लें कहीं कंपाउंड डी के बारे में कुछ नहीं है। सर है तो। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है ओनली। जी। तो अब आप गौर से देखें 60 की पीक आ रही है इसमें और 1 क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। 1 2, अच्छा पहले काम करते हैं, आपको क्या इसका MR अंदाजन लिखते हैं, इसका MR 60, क्योंकि ये M प्लस पीक है। अच्छा 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन आपके पास है, कैसे पता चला 1 क्लोरीन है? क्योंकि M+2 की पीक आई है, M+4 नहीं है। मैंने शुरू में आपसे स्टार्टिंग में M+4 डाल के पूछा, आपने कहा नहीं सर M+4 नहीं है, M+2 है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसे क्लोरीन को माइनस कर दें तो बताइए बेटा कितना आ रहा है? 25 25 आप कहते हैं 25। अब 25 को आप 12 से डिवाइड कर दें, 12 वन सा भी आ सकता है, 2.0 12 वन सा भी आ सकता है बेटा, 12 टू सा भी आ सकता है। तो कितना आ रहा है बेटा? ये 13 आ रहा है।
तो एक कार्बन हम ये लगाते हैं, ये 12 हो गया। ये दूसरा कार्बन लगाते हैं, ये 24 हो गया। एक क्लोरीन लगाते हैं, बताइए बेटा ये कितना आ रहा है? ये आप 59। 59 आ रहा है। एक हाइड्रोजन लगा। इसका मतलब है डेफिनेटली बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। बताइए बेटा कितने हाइड्रोजन इसके अंदर आ रहे हैं? आप इसके अंदर एक हाइड्रोजन आ रहा है। निकालिए इसका एमआर। इसका मतलब है 60। इसका मतलब है डेफिनेटली ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 12 2s are 24, एक बच रहा है बेटा। ये कार्बन को बताएगा, ये हाइड्रोजन को बताएगा बेटा। बोलिए क्या यही स्ट्रक्चर है? बोलो बेटा एमआर निकालो, इसका 60 आ रहा है। हाँ सर, लग तो यही रहा है। यही लग रहा है, उसके अलावा और हमें कोई चांस नजर आ सर नहीं। बिल्कुल 25 प्लस 35 60 60 आ रहा है ना। आइए जरा इसकी फ्रेगमेंटेशन करके देख लेते हैं। अगर हम क्लोरीन को हटाते हैं तो HC ट्रिपल बॉन्ड प्लस आता है और क्लोरीन का 35 आता है। देखें 35 पे पीक आ रही है, आ रही है। क्लोरीन 35 पे पीक आ रही है। इसका मास ओवर चार्ज रेशियो निकालना बेटा, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। 25। तो क्या 25 पे ये पीक आ रही है बेटा? जी सर। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। ये 2 पीक तो ऐसे लग रही है प्रोमिनेंटली कि ये सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीक आ रही है, ये आ रही है इसकी पीक। ये आपका एम पीक आ गई है, एम। और जो दूसरी वाली पीक आ रही है, ये आ रही है M+2 की पीक। यानी ये आ रही है 35 की पीक, और ये जो लास्ट वाली पीक आ रही है वो आ रही है HCl37 की पीक। निकालना बेटा, 62 आ रही है इसकी बाद वाले की। जी सर पॉसिबल है बिल्कुल। 35 में 2 ऐड कर देंगे तो 37 की आएगी। अच्छा जरा कैलकुलेटर उठाओ और लिखो जरा 35 प्लस 12 कितना आ रहा है? 47, 47 35 plus 12 is 40. 47 आ रहा है। तो क्या तुम्हें कहीं यहाँ 47 की पीक नजर आ रही है? आ रही है। क्लोरीन, कार्बन, ये वाली पीक भी आ रही है, इसका मतलब है। क्या आपको मेरी बात सर समझ आ रही है? फ्रेगमेंटेशन में हम लोग एक एक करके देखेंगे ना। एक एक करके ही देखा है मैंने, ख्याल में मैंने आपको जितना भी एक चीज बताया एक एक करके बताया। जी जी। ठीक है। अपना आंसर कंफर्म करने के लिए हमें। ये मैं आपको, क्योंकि देखें अभी आपके पास तो टाइम है ना सीखने का, तो मैं आपको डिटेल करा रहा हूँ, डिटेल। क्या आपको ये फ्रेगमेंटेशन सारे समझ आ गए बेटे? क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, मेटालिक बॉन्डिंग क्या चीज होती है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? 2 मेटल एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है, क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Between पॉजिटिव anti-clockwise. शाबाश शाबाश शाबाश। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
electrostatic force of attraction between positively charged atoms and Delocalized. negatively charged between delocalized. between delocalized electron And positively charged. And positively charged metal atoms. क्या बोला दोबारा बोले and Positively charged metal atoms. सर एटम्स तो नहीं आएगा, केटायंस और जैसे एनायंस आयन नहीं आना आएगा। चाहिए मेटल लिख आयन सकते हैं, आयन भी लिख सकते हैं, आयन ही होगा वैसे। नहीं पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन ही लिखना है पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है यार आयनिक की भी एक दफा बता दें। क्या आयनिक बॉन्डिंग की बेटा ये भी वही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस Positively मेटल charged cation and negatively charged. बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन cation metal ion and non metal ion anion कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कहलाएगी आयनिक बॉन्डिंग ठीक है चलिए जी अगले आपसे पूछ रहा है ये स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन आयनिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप बताइए क्या लिखेंगे डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। बताइए एग्जाम में 2 मार्क्स डिक्रीज होगा, आया क्या क्या लिखेंगे डिक्रीज होगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन पहले तो बताना पड़ेगा स्टेट डिक्रीज। सर इंक्रीज नहीं होगा। डाउन डिक्रीज द होगा ग्रुप क्योंकि वो एटॉमिक कैटायन होगा है ना और अपने लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं स्टेट आपने करना है तो डाउन द ग्रुप टू कैट आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस पहला लिख दिया आपने इंक्रीजेस 1 नंबर आपको इसका मिल जाना चाहिए क्यों भाई क्यों बिकॉज number of shell increases because number of shell increases Shielding increases. Nuclear shell reaction increases decreases. बिल्कुल सही है बेटा shielding increases size of cation increases और कोई जुमला लिखना है बेटा कोई स्किप ऐसा लग रहा हो आपको लिखना चाहिए नहीं सर चलिए जी अगला है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है आपके पास ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी द जनरल ट्रेंड इन दीज वैल्यूज एक्सप्लेन करना जनरल ट्रेंड इन दीज वैल्यूज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लार्ज डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आप देखें यहाँ पर सेकंड और थर्ड में डिफरेंस आ रहा है ये देखें सेकंड वैल्यू अगर आप सेकंड वैल्यू को देखेंगे तो सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है बेटे दोनों में इंक्रीज है ना बेटा जी जी। तो ये पूछ रहा है इसमें बिग डिफरेंस क्यों आ रहा है शेल चेंज होगा। शेल चेंज हो रहा है ब्रिलियम आपको एलिमेंट भी बताया हुआ है ब्रिलियम है तो पहले जनरल ट्रेंड बताना होगा इन दीज वैल्यूज ठीक है तो बताइए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या लिखेंगे 2 मार्क का सवाल है जनरल ट्रेंड क्या हो रहा है बेटा ब्रिलियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कर रहा है। ठीक है जी एस इलेक्ट्रॉन रिमूव
ionization energy increases. As electron remove, ionization energy increases. ऐसा ही है ना बेटा? जी सर। जी सर। State and explain. Explain करें क्यों? बताइए बेटा. As electron remove, ionization energy increases क्यों? Because nuclear attraction increases. Because shell is as changed between second and third. as electron remove, nuclear charge increases. Nuclear charge, Therefore, more energy is needed to remove an electron. exactly. Proton number. सर पिछला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। बेटा एक मिनट ये लिख लें फिर दिखाते हैं, ठीक है? Because as electron removes, nuclear charge increases. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो. आप चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं इधर ना. न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस तो अट्रैक्शन इंक्रीजेस. सर इसमें हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो लिख सकते हैं? बेटा वही मैंने कहा ना, वो भी लिख सकते हैं. न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस. ठीक है. अच्छा अब आप देखिए सेकेंड एनर्जी के बाद जैसे ही थर्ड ग्रुप 2 का है ना, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं बिग जंप आ जाता है. ठीक है, बिग जंप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड. क्यों? बिकॉज ऑफ Shell change. Shell change. बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ शेल. आपको मालूम है ना बेटा ये ब्रिलियम है, ब्रिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? बोलो बेटा, ब्रिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो देखें जैसे ही आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ये शक्ल आई, सेकंड पे ये आ जाएगी, थर्ड फोर्थ 4 इलेक्ट्रॉन डाले. ये देखें ये 4 थे, ये फर्स्ट हटाया. अब आपने ये सेकंड दोनों हटा दिए, फिर आपने ये भी हटा दिया. तो देखें बेटा जैसे आपने इसको हटाया, एक इलेक्ट्रॉन हटाया, आपको 900 जूल्स एनर्जी चाहिए, किलो जूल. अब इसको हटाया तो आपको चाहिए 1760. अब शेल चेंज हो गया, शेल चेंज हो गया. शेल चेंज होने के बाद हटाना है तो 14800 किलो जूल. तो सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब आ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज जी बेटा बिल्कुल. अब ये आखिरी में तो बिल्कुल ही खाली हो गया ना, तो इसके लिए आपको चाहिए होगी 21000 किलो जूल पर मोल. अब देखें यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 4. यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 4. यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 4. हर तरफ प्रोटॉन 4 ही 4 है. तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है. बेटा ये लो तानी. जी बेटा बोले. सर इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती रहेगी. जी बेटा, जी बेटा वो तो मैंने ये लिख दिया ना, एज इलेक्ट्रॉन रिमूव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. लेकिन बिग जंप क्यों आ रहा है वो भी बता दिया. यहाँ शेल इज चेंज्ड. सर जी बेटा बोले. अक्रॉस द पीरियड आयोनिक रेडियस या जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल होता है ना, मतलब छोटा होता रहता है. Across the period size decreases because proton number increases. Down the group size increases because shell increases. चलिए जी अगला क्वेश्चन है. All the group 2 elements except beryllium have more than one stable isotope. Beryllium exists as the single isotope. Describe the distribution of mass within an atom of beryllium. बताइए कैसे लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पूछ रही है.
4 प्रोटॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो most of the mass would be concentrated in the nucleus. ठीक है, और हाँ, आप गौर से देखिए ऊपर उसने पहले लिख दिया ब्रिलियम है मोर देन वन स्टेबल ग्रुप एक्सेप्ट ब्रिलियम, तो लिहाजा आप ये जुमला तो नहीं लिख सकते कि जो है ना उसके अंदर जो है ना आइसोटोप होंगे, ये तो नहीं लिख सकते, उसमें तो आइसोटोप ही नहीं है। बोलो मेरे बच्चों, कोई और आंसर दे इसका। मास तो न्यूक्लियस में ही होगा, है बेटे, मास तो न्यूक्लियस में ही होगा ना, कहीं और भी होगा? नहीं, न्यूक्लियस में होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे मास lie in the nucleus। सही है मेरा बच्चा? which contain, बताओ बेटा कितने प्रोटॉन होंगे? 4 प्रोटॉन्स। 4 प्रोटॉन्स। कितने न्यूट्रॉन होंगे बेटा? 5 5 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे, जगह है हमारे पास। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे होंगे? ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। रिवॉल्व्स, 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होगा ना? हम आखिर में लिख देंगे नेग्लिजिबल मास अराउंड द न्यूक्लियस with negligible mass। मेरे लिहाज से तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ज्यादातर जो है वो मास आपका न्यूक्लियस में होगा। चलो मेरा बच्चा, अब आपको ये आइसोटोप का टेबल कंप्लीट करना है। बताइए मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 12 होता है, तो बताइए प्रोटॉन कितने होंगे 12 तीनों में? प्रोटॉन्स। 12 कितने न्यूट्रॉन इसमें बेटे? 12, 13, 14 ऐसे ही होगा बेटे। कितना पुराना क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये बीम ऑफ प्रोटॉन चले गया, आप बताइए कैसे, क्या बनाऊं? न्यूट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट होगा और इलेक्ट्रॉन थोड़ा नीचे बेंड। न्यूट्रॉन आपने कहा बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएगा, ये न्यूट्रॉन हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट शाबाश होगा। शाबाश, ये बहुत हल्का होता है। तो ऐसे कर दूं मैं यूं? जी, तो ये आ गया आपके पास इससे फिर उसका इलेक्ट्रॉन, मास भी आ जाएगा। मास एंगल आ जाएगा। एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका हम रख देते हैं बी। डिफ्लेक्शन एंगल। हाँ बेटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than angle of deflection of प्रोटॉन। प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, क्योंकि उसका मास जो है ना वो कम है। State what is observed when dilute hydrochloric acid is added to separate sample of barium oxide and barium carbonate। बताइए बेरियम ऑक्साइड में आपने HCl डाला है, क्या होगा बेटा? बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। चलिए जी, बेरियम dissolves in the solution। क्या दोबारा बोलना बेटा? the white solid disappears Solid dissolves। in a colorless solution। चलिए, बेरियम ऑक्साइड कह रहा है HCl में डालेंगे। बताइए बेरियम कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2। ग्रुप 2 में।
ठीक है। 2HCl। आपको याद है ना, मैंने कहा था 2 बेरियम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। हाँ मेरा बेटा, मैंने आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि बेरियम जो है वो बेरियम ऑक्साइड जो होते हैं ना, हाइड्रोजन पर जी। ऑक्साइड भी बनाते हैं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आपको ये स्ट्रॉन्शियम भी बात बनाते करवाई हैं। थी। Yes. याद है ना बेटा, आपको बेरियम ऑक्साइड BaO भी होता है और और BaO2 भी होता है। BaO2 भी होता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो अगर हम इसको बनाते हैं, ये बन जाता है BaCl2। और क्या बनेगा बेटा? वाटर बनना चाहिए H2O। H2O. देखिए क्या ये बैलेंस है? जी। Yes. जी बैलेंस्ड है। ये बैलेंस है। अच्छा जी, अब इसकी ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे। बेरियम ऑक्साइड मेरे ख्याल में वाइट सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड डिसअपियर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर बेरियम का एप्पल ग्रीन नहीं कलर होगा? वो तो आपको जरा चेक तो करें, वो तो flame का मैंने होता है। फ्लेम का कलर बताया था। अच्छा हाँ सॉरी, तो वाइट होगा, जनरल वाइट। ठीक है, देखिए मैंने सही अभी ये बेरियम ऑक्साइड मैंने वो ये बेरियम ऑक्साइड लिखा है, ठीक है। अगर वो बेरियम पर ऑक्साइड होता ना, मेरी बात समझ आ रही है, तो मैं BaO2 लिखता। जो मेरी कहने वाली बात है वो गौर से सुनी नहीं आप लोगों ने। वो जो पर ऑक्साइड मैंने आपको बताया, वो पर ऑक्साइड नहीं लिखा हुआ, बेरियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। पेरोक्साइड में डबल ऑक्सीजन आ गया था। ये आपका बेस हो जाएगा और वो एसिड हो जाएगा, सॉल्ट और पानी बन जाएगा। बेटे आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बताइए कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस। एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है बेटा। बताइए बेरियम कार्बोनेट को डालेंगे तो क्या होगा? एफिलिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेरियम कार्बोनेट को डालेंगे HCl में तो बेरियम बेरियम क्लोराइड ही क्लोराइड। ग्रुप 2 है तो ज़्यादा से 2 एसिड चाहिए होंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा और वाटर बनेगा। अब बताइए यहाँ मैं क्या लिखूं? यहाँ तो मुझे ऑब्जर्वेशन आ जाएगी एफरवेसेंस, और ऊपर में क्या हो जाएगा? बबल्स नहीं आए? नहीं होगा, नहीं है। सॉलिड डिसॉल्व। बोलो बेटा, आपको ये बात समझ आ रही सर है? हम सॉलिड डिसॉल्व वाली नीचे भी तो लिख सकते हैं। नीचे भी लिख सकते हैं। बस सही है। बोलो सर बेटा आप लोग। हाँ बेटा बोले। सर अगर जैसे क्या नाम है हमारे पास ये वाला रिएक्शन नहीं होता, कोई हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है, उसने ऑब्जर्वेशन पूछी होती, तो क्या हम उसके अल्कलाइन सॉल्यूशन की ऑब्जर्वेशन मेंशन कर सकते हैं? बेटा अल्कलाइन सोल्यूशन है, इसको कैसे आप चेक करेंगे? क्या आप आंखों से देखेंगे वो कहेगा कि मैं अल्कलाइन हूँ? तो पीएच लेवल से चेक कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जो आप नेकेड आई से देखेंगे, मतलब आप मेरी बात ऑब्जर्वेशन समझ क्यों नहीं रहे? ऑब्जर्वेशन सेंसेस से होती है ना बेटे। वो लिखा हुआ थोड़ी सब टाइटल में आ रहा होगा कि मैं ये ठीक है। अच्छा अब अगला है, आपसे कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंशियम विद एन एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर। बताओ बेटा। स्ट्रोंशियम प्लस 2H2O। हाँ बेटा बोले, क्या कह रहे थे आप? SROH2। आपसे कह रहे हैं SR स्ट्रोंशियम सॉलिड प्लस SR 2H2 plus मिक्स 2H2O। SROH2। अच्छा क्या बेटा बेरियम क्लोराइड क्या वाइट पीपीटी होता है? बेरियम क्लोराइड क्या वाइट पीपीटी होता है बेटा? बेटा ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है, इसलिए मैंने सॉलिड डिसॉल्व लिखा हुआ है। बेरियम ऑक्साइड डिसॉल्व,
अगर ये सल्फेट होता बेरियम का तो वाइट सॉलिड लिख देता मैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। जी सर। अगर बेरियम क्लोराइड, अगर आप इसको रिएक्शन होने के बाद हीट करेंगे तो वाइट सॉलिड आ जाएगा बेरियम क्लोराइड का, लेकिन ये सॉल्युबल है इसलिए एक्वियस लिखेंगे। जी सर। चलिए अगला, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ स्टोंशियम विद कोल्ड वाटर। स्टोंशियम प्लस वाटर। 2H2O। 2 में क्या कह रहे हो बेटा? 2H2O बिल्कुल सही है। क्यों 2H2O होगा बेटा? ग्रुप 2 में क्योंकि ग्रुप 2 बैलेंस के मेटल्स को 2 ग्रुप टू वाटर चाहिए होता प्लस अच्छा H2 जी, है, प्लस H2 बनेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या इक्वेशन बैलेंस है? जी। यस यस सर। ठीक है जी। स्टेट द वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट डाउन द ग्रुप। बताइए Decreases। सल्फेट की डिक्रीज होती है, हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है जी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और तो कुछ नहीं पूछा ना इसने रीजन? नो सर। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 2। चलिए अब आपके पास आ रहा है हैलोजन क्लोराइड, halogens, chloride, chlorine, bromine and iodine show trend chemical and physical properties down the group। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है, बताइए ब्रोमीन का कलर कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन लिक्विड, जी। रेडिश ब्राउन जी। लिक्विड। बताइए आयोडीन क्या होता है? ग्रे ब्लैक। पर ब्लैक सॉरी। पर्पल ब्लैक, डार्क पर्पल होता है, पर्पल ब्लैक। सर लेकिन उसमें कुछ मार्किंग स्कीम में पर्पल को इग्नोर करके ब्लैक लिखो। बेटा इसलिए ब्लैक लिख दिया मैंने। देखिए अगर आप उसको देखेंगे ना सॉलिड को रूम टेम्परेचर में तो आपको ब्लैक ही नजर आएगा, लेकिन अगर उसको हाथ में मलेंगे थोड़ा सा वो पर्पल कलर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ब्लैक सॉलिड ठीक है। ज्यादा अच्छा। अगर एस्टेडीन का पूछता तो हम लिखते शाइनी ब्लैक। डार्क ब्लैक। ठीक है जी। चलिए अब आप बताइए बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रेंड। तो पहले तो बताना पड़ेगा फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। डिक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बताइए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। बॉन्ड बिकम वीक, less energy is required to break। required to break the bond। अगला बेटा, explain with the use of an equation how chlorine is used in water purification, state the role of the active species produced। बताइए क्लोरीन को जब पानी में डालते हैं तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है, HOCl बनेगा और HCl। ऐसा ही बेटे? यस सर। ClO नेगेटिव एक्टिव स्पीशीज। अच्छा, कौन सी एक्टिव स्पीशी होगी बेटा? ClO नेगेटिव। ClO नेगेटिव। अगर HOCl को देखेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में। बोलो बेटा ऐसा ही है?
यस सर। तो अब आप मुझे बताइए क्या लिखूं इसमें मैं? एक्सप्लेन क्या लिखूं? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर? बोले हफीफ। सर CL नेगेटिव OCl नेगेटिव भी कह सकते हैं। अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे HOCl को तो OCl नेगेटिव। तो Cl का क्या होगा? तो याद रखिएगा एक्टिव स्पीशीज HOCl, hypochlorous acid, hypochlorous acid, hypochlorous acid, HOCl. It is oxidizing agent. Oxidizing and disinfecting agent. Kill bacteria. Virus and other pathogen. पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जो भी डिजीज कॉजिंग है वो पैथोजन है। अच्छा जी, अगला पूछा आइडेंटिफाई द सोडियम हैलाइड दैट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म H2S। बताइए। NaI, HCl होगा, गौर से सुनिएगा, NaCl होगा, NaBr होगा या NaI होगा? बोले। NaI। मैं साइड में आपको लिख देता हूं बेटा। NaCl सिंगल स्टेप रिएक्शन HACl, NaBr SO2, NaI H2S। आपने बोला है NaI। ये हो गया बेटे। अगला आइडेंटिफाई द सोडियम हैलाइड दैट ओनली अंडरगोस ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस रिएक्शन विद H2SO4। बताइए बेटा। NaCl। खाली एसिड है हाँ, और ऊपर क्या है? ऊपर ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इसमें H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ आ रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4। यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन ये वाला रिएक्शन कौन सा होगा? एसिड बेस। और आपको मालूम है एक ही चीज हो सकती है एक वक्त में, या तो एसिड बेस या रिडॉक्स। अगला है, स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप ऑफ AgNO3 टू अ सॉल्यूशन ऑफ NaBr। बताइए क्या कलर नजर green आएगा? precipitate, Cream precipitates. क्रीम प्रेसिपिटेट। Cream precipitates. ऑफ वाइट लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे बेटा। ऑफ वाइट नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन मोनोब्रोमाइड इज अ डार्क रेड सॉलिड दैट मेल्ट्स नियर रूम टेम्परेचर। IBr react with propene. The mechanism for this reaction is the same as the mechanism for that HBr with propene. Identify all the intermolecular forces that exist between molecule of IBr. बताइए IBr पोलर होगा नॉन पोलर होगा? पोलर होगा। Which is more Polar electronegative? होगा। bromine, Bromine. तो बताइए कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी? PDDF. all
बोले कौन सी होगी? PDDF होगी। PDDF yes. जी तो क्या इसके अंदर वेंडरवॉल भी होगी? जी Yes. तो इसके अंदर वंडरवॉल भी होगी। बेटा वंडरवॉल होगी Yes. होगी। वही तो है। भाई। वंडरवॉल तो दुनिया की हर चीज में होगी, है ना? तो इसका मतलब ये Yes. हुआ इसके अंदर परमानेंट डाइपोल डाइपोल होगी, परमानेंट डाइपोल डाइपोल होगी। और इसके अंदर वैंडर वॉल भी होगी। या टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल भी होगी। टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल। बताइए मैकेनिज्म का नाम क्या होगा इसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। शाबाश, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन का होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और कार्बोनाइल का होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ IVR विद प्रोपीन फॉर्म 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं बेटा। प्रोपीन, ये आ गया प्रोपीन। तो बताइए कौन सा पॉजिटिव था, I था या BR था? आई था। Positive. तो I ऊपर होगा, BR नीचे होगा। डबल बॉन्ड से यहां अटैक होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर का है इसने, स्ट्रक्चरल आइसोमर एक ड्रॉ करने। आयोडीन या तो पहले कार्बन पे लगेगा या दूसरे कार्बन पे लगेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे। एक आयोडीन यहां लग जाएगा और दूसरे सूरत में क्या होगा बेटा? दूसरे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे लग जाएगा। यहाँ आयोडीन लग जाएगा, यहाँ BR लगेगा, यहाँ BR लग जाएगा। बाकी सब जगह आपके हाइड्रोजन लगेंगे और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। बोले ऐसे ही होगा बेटे। Yes sir. अगर उसने स्ट्रक्चर लिखा स्ट्रक्चर, तो आप ये डिस्प्ले नहीं दिखा सकते। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? Okay, sir. इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो? 2 bromo. 2 2 ब्रोमो इसका ब्रोमो, होगा और उसका 1 ब्रोमो होगा। 1 आयोडो प्रोपेन। प्रोपेन। और दूसरे का नाम क्या होगा बेटा? 1 bromo 2 iodine. 1 ब्रोमो 2 आयोडो शाबाश, 1 ब्रोमो 2 आयोडो प्रोपेन। प्रोपेन। शाबाश। बताइए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन सा है बेटा ये आइसोमर का नाम क्या है? क्या ये चेन आइसोमर है? पोजीशन। Nice. पोजीशन आइसोमर। पोजीशन या पोजिशनल आइसोमर। भाई या तो फंक्शनल होगा या पोजिशनल होगा, या चेन हो नहीं सकता, पोजिशनल ही होगा। एक्सप्लेन व्हाई द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर डू नॉट फॉर्म इन इक्वल अमाउंट। मार्कोवनिकोव्स रूल। सर एक मेजर होगा एक माइनर होगा। देखो मेरी बात सुनो गौर से, पहले सवाल को समझो। एक्सप्लेन व्हाई द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डू नॉट फॉर्म इन इक्वल अमाउंट। एक मेजर होगा एक माइनर होगा, सवाल है क्यों? मार्कोवनिकोव्स रूल ना। अब हम क्या लिखेंगे, क्या मार्को विनिकोव्स रूल लिख देंगे? सर क्योंकि एक ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा और एक कम स्टेबलाइज्ड होगा कार्बोकैटायन। पहली तो बात ये है कि ये एसिमेट्रिकल अल्कीन है। बात समझ आ रही है? प्रोपीन इज एसिमेट्रिकल अल्कीन। एसिमेट्रिकल अल्कीन। आयोडीन वहां जाएगा जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव वो है शायद। हाँ, तो ये क्या बनाएगा? एक बनाएगा फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन, एक बनाएगा सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन।
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फर्स्ट डिग्री कौन सा होगा? यस बेटा ये दो बनाएगा, दो कैटाइन बनाएगा, एक कहलाएगा फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन और एक कहलाएगा सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर पहले वाले कार्बन पे आयोडीन नहीं लगता, दूसरे वाले पे लग जाता है। हर सूरत में आयोडीन पहले लग रहा है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटे। एक ये बनेगा और आयोडीन यहां लग गई होगी, सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट। और एक बनेगा आपके पास ये वाला, आयोडीन यहां लग चुकी है। ये कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आप लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 कार्बोकेटाइन intermediates are formed. First degree and second degree. कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. Cation is more stable than first degree. सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. क्यों बेटा? क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. बताइए, डोनेशन अच्छी चीज है बुरी चीज है? डोनेशन एक अच्छी चीज है. तो प्लस आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट. बेटा ये तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी. अब्दुल रहमान, बात समझ आ रही है बेटा? सर 1 मिनट ऊपर कर दें. ओके. चलिए अगला है 4.1 shows compound J2M each of which contain 4 carbon atoms JKLM. Table 4.1 gives detail of test on J2M. बताइए, एसिडिफाइड डाला है आपने K2Cr2O7. J और L के अंदर पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है. ऑब्जर्वेशन बताएं क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा. ग्रीन हो Orange to जाएगा. green. येलो टू ग्रीन. हाँ. येलो टू ग्रीन सोल्यूशन. सर हम येलो की जगह ऑरेंज लिख सकते हैं. आप ऑरेंज लिख लें, क्योंकि आपने ओ लेवल में ऑरेंज पढ़ा है ना, ऑरेंज ही लिख लें, ये भी सही है. ऑरेंज टू ग्रीन सोल्यूशन. बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन. बताइए अल्कलाइन आयोडीन डाला है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? आयोडोफॉर्म. बताइए क्या ये आयोडोफॉर्म देगा? जे नहीं देगा. इसके बराबर में देखो ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये आयोडोफॉर्म देगा. इस OH के बराबर में ये देगा आयोडोफॉर्म KNL. एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. एडजेसेंट मिथाइल है, ये मिथाइल कीटोन है और CH3 एडजेसेंट टू OH. CH3CHOH है. बताइए ऑरेंज पीपीटी आ रही है, क्या चीज डाली होगी जो ऑरेंज पीपीटी देगा? शाबाश शाबाश. 2,4-DNPH. रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा? कंडेंसेशन. जी सर.
कंडेंसेशन। बताइए सोडियम डाला है, क्या ऑब्जर्वेशन होगी? सर एफरवेसेंस आ जाएगा, एफरवेसेंस आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बताइए OH का दुश्मन कहाँ है? OH अल्कोहल में L और M में, L एंड M। अगर एक लिखा नंबर काट लेगा वो, उसने कहा है कंपाउंड्स दैट गिव। चलिए अब अगला आ जाइए। बताइए ये जो आपको दिख रहा है के और साइनाइड का रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा। फौरन ही ये देखें, ये लोन पेयर से अटैक दिखाना है आपने। अगर आपने नेगेटिव से अटैक दिखाया गलत हो जाएगा बेटा। ये आपके पास आ गया CH3, ये आ गया इस पर सिंगल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर C2H5 है, ये साइनाइड लग गया। अब बताइए इसको हाइड्रोजन कौन देगा? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड देगा। अब ये लोन पेयर से अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। बताइए आखिर में साइनाइड दिखाना चाहिए? जी सर। तो मेरा बच्चा ये स्टेप 1 आ गया, ये स्टेप 2 आ गया। मैंने हर जगह डायपोल दिखाई है आपको, लोन पेयर दिखाए, एक एक चीज दिखाया बेटा। बताइए एन कौन सा, मैंने आपको बार बार बताया था। बताइए ये कौन सा कंपाउंड है? 2 हाइड्रोक्सी बेटा ये 2 हाइड्रोक्सी नाइट्राइल तो है। 2 क्लास पूछ रहा है, क्लास। इसको नाइट्राइल कहते हैं बेटा, नाइट्राइल। सायानाइट, ये नाइट्राइल कहलाते, 2 हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। इसको साइनाइड लिखते हैं तो इसको सियानोहाइड्रिन भी कहते हैं, इसको सियानोहाइड्रिन भी कहते हैं। बस ये जो मैंने नाम लिखा है वो लिखेंगे, ठीक है। साइनाइड तो इनऑर्गेनिक भी होता है बेटा, सोडियम साइनाइड। तो साइनाइड सही नहीं है, नाइट्राइल या सियानोहाइड्रिन। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में भी साइनाइड नहीं लिखवाया था, नाइट्राइल लिखाया था ऑर्गेनिक में। बताइए कायरल किसे कहते हैं? जिसके हर बॉन्ड पे अलग स्पीशीज है। A carbon which contain 4 different substituents. Functional groups, वो कायरल कहलाता है। चलो मेरा बच्चा ये खत्म हो गया, भाग जाओ। सर एक में ऊपर करके दिखा देंगे। अच्छा बेटा एक मिनट ये मैं अभी के अभी रिकॉर्डिंग लगाता हूँ बेटा, ठीक है बेटे। चलो मेरा बेटा। सर आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे? मैं अभी भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग, थोड़ी देर में जैसी आती है। तो ये फाइल मिल सकती है? मैं फाइल भी भेजता हूँ रमीश।